नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं जगत सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब लेखक है, हरियाणा के इतिहासकार हैं और साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। तो आज हम हुड्डा साहब से बात करेंगे हरियाणा की जातियों और गोत्र के बारे में और हरियाणा के इतिहास के बारे में। हुड्डा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा हुड्डा साहब, वैसे तो आपने काफ़ी किताबें लिखी है, हरियाणा के इतिहास को लेके भी लिखी है, पानीपत की लड़ाई को लेके भी लिखा है। आप सांगी गांव से है, तो सदाशिव राव भाऊ जो है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में पानीपत में आए थे और फिर वो आपके गांव में आके ही उन्होंने बाकी जीवन जो है वो बिताया। तो हम आज हरियाणा के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे कि कहते हैं कि जब सदाशिव राव भाऊ आए 1761 में, तो वो यहाँ रोहतक के सांगी गांव में आके रुके। ये कितनी सच्चाई है? और क्योंकि इसको लेकर लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ है, तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं? देखिए वशिष्ठ जी, ऐसा है, तकरीबन हर बात पे इतिहासकारों के दो मत होते हैं। आप किसी भी विषय में देख लो, 100% एक मत नहीं होते हैं। जहाँ तक सदाशिव राव भाऊ की बात है, मैंने काफ़ी जो है ना लेखकों को, इतिहासकारों को इसमें पढ़ा है। इवन जो पानीपत में एक सरकारी संग्रहालय है, म्यूजियम हरियाणा सरकार का, उसमें दो जगह इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। एक में दिखाया है इनकी मृत्यु संदेहास्पद, इनके बारे में लिखा हुआ है संदेहास्पद है इनकी मृत्यु हुई, यानी पक्का नहीं है। एक तरफ इनको ये बारे में लिखा है कि इनकी मृत्यु हुई है। जी। हरियाणा का गजेटियर है डिस्ट्रिक्ट रोहतक का, तो उसमें पेज नंबर 333 पे लिखा हुआ है कि भाई ये सांगी में आए हैं और इनकी समाधि है। एक प्रूफ ये है कि इन्हीं के जो है ना नज़दीक हैं पूना से NV गाडगिल जी, वो पंजाब के गवर्नर थे, 1957 से 62 तक रहे। तो जब उनको ये पता लग गया कि भाई यहाँ भाऊ की समाधि है, तो उन्होंने सांगी का दौरा किया था 14 फरवरी 1962 को जी। और उन्होंने मुंडन संस्कार करवाया अपनी उसका पोती का, और भाऊ के नाम से टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई भाऊ के नाम से हम जो है ना इतनी अच्छी यहाँ गाँव ने उनके जो है मान सम्मान दिया और यहाँ वो इनको शरण दी, तो इसलिए उनका नाम को अमर रखने के लिए भाऊ टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसको घोषणा करी थी उन्होंने। आचार्य रोजवलकर जी भी लिखते हैं कि भाई भाऊ यहाँ रहे। और सबसे मेन जो मराठा हिस्ट्री में है, विश्वास पाटिल जी हैं सबसे प्रमुख, उनके जो उपन्यासकार हैं, उन्होंने भी उपन्यास जो लिखा है उसमें वो खुद ये लिखते हैं कि भाऊ जो है, हालांकि वो दाह संस्कार बताते 2-3 दिन के बाद उनका किया है। जो भी आपके रोहिला सरदार थे, उन्होंने कहा जी उनका ये सिर है और ये पैर है, तो वो देख के उन्होंने एक आइडिया लगा के भाई ये होगा, वो दाह संस्कार करवाया उनका। लेकिन एक तरफ वो ये भी लिखते हैं कि रात को 9 बजे वो शिवा गांव में गए, जैसे वो 2 किलोमीटर तक लगभग मारते हुए जो सैनिकों को, और शिवा गांव में रात को 9 बजे करीब उनको देखा गया है। पानीपत में लड़ाई के युद्ध क्षेत्र क्रॉस कर लिया उन्होंने जी। क्रॉस कर लिया क्योंकि जो शिवा गाँव था उधर अब्दाली का कैंप था। तो जब शिवा से वो भावपुर होके, और जो भाट जो है सांगी गाँव का, भाट के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 22 जनवरी 1761 को सांगी गांव में आए हैं, ऐसा भाट के पास रिकॉर्ड में है दर्ज। और उस टाइम चौधरी सुखदेव हुड्डा होते थे, जिसको सुखदेव साध बोलते हैं जी। आज भी उनका परिवार है, उसकी अभी पीढ़ी में सूरजमल है, सूरजमल मोजीराम, उनके परिवार से थे। उन्होंने सबसे पहले उनसे उनकी बात हुई है, अब भाई मुझे ऐसे शरण लेनी है, और मैं पूना से ये शपथ लेके आया था कि मैं यदि महाराष्ट्र में जाऊंगा तो जिंदा आऊँगा और जीत के आऊँगा, नहीं तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो ये सोच के उन्होंने हो सकता है यहाँ शरण ली हो। और जो लोग बताते हैं, जो लोक कथा है वहाँ सांगी में, वहाँ भी सभी लोग ये कहते हैं भी यहाँ भाऊ मराठा आया है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, और जो डेरा वो बना हुआ है नाथ पंथ के, आप बाकी डेरे देखो 12 पंथ है, और उस डेरे को देखो तो उस डेरे की जो स्ट्रक्चर है वो महाराष्ट्र की शैली पे है। और भाऊ शब्द यहाँ नॉर्थ इंडिया का नाम नहीं है, यहाँ तो कोई गंगा होगा या रामनाथ होगा, गंगानाथ होगा, इस टाइप के यहाँ नाम होते हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारत में भाऊ नाम का वैसे भी नहीं होता कोई, तो वो भावनाथ की वहाँ समाधि भी है। वहाँ जो सुंदरनाथ जी हैं, इनसे पहले जो गद्दी पे गोपीनाथ जी होते थे, उनसे भी मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने भी यही कहा जी ये जो है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, उनसे आगे यहाँ छुपे थे। मेन बात ये है कि भी वो सांगी क्यों आए। लगभग जो है पानीपत से 55-60 किलोमीटर पड़ता है सांगी, दक्षिण पश्चिम में जी। तो जब भी राजे महाराजे या जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जब भी कोई अपना लड़ाई की रणनीति बनाते हैं,
तो पहले वो थोड़ा सा रेकी करते हैं, सर्वे कराते भी, अगर कुछ ऐसी संकट की घड़ी आ जाए या कहीं कोई छिपने पड़ जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस वक्त ऐसा बताते भी अकाल पड़ा हुआ था और पत्ते वत्ते सब सूख गए थे। सांगी गांव किसी ने ये बताया था भी, जहाँ जो है ना वहाँ पत्ते सुरक्षित हैं पेड़ों पे, वो एक धार्मिक नगरी है और वहाँ जाओ आपको वहाँ शरण मिलेगी। बड़े बहादुर लोग हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो जब वो बताते हैं घोड़े पे जब आए हैं तो उनके घोड़े का जो है ना, जो ये जसिए से सांगी के बीच में एक रास्ता है, वहाँ कहीं उन्होंने घोड़ा खड़ा किया है। उसकी जो असरफी होती थी उन दिनों जी, वो असरफी तो मनसा होता था वो अपने बाप के उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया उसने और उसको फिर काफ़ी सारी ज़मीन जो है ना उस असरफी से उसने खरीदी है। सांगी गांव के पास 4 गांव की ज़मीन है जी, मरुसी, ब्राह्मणवास, जसिया, गलौड़ और गलौड़ खुर्द। 7,000 बीघे ज़मीन जो है ना मरुसी है। तो इसमें से काफ़ी ज़मीन जो है ना मनसा ने भी ली थी भाव के घोड़ों की असरफियों से। एक तो ये प्रूफ है। दूसरा प्रूफ ये है कि वो जब गाँव में आए हैं तो उस नाम का आदमी वहाँ है, जो सजराए नजब होता है जो डीसी ऑफिस में पुराना रिकॉर्ड, उसमें इस नाम का आदमी है। मैंने उसका पूरा स्टडी किया कि भाई गांव वाले कहते हैं सुखदेव साध के पास वो आए, तो सुखदेव साध का आदमी था या नहीं था, तो वो मिलता है रिकॉर्ड में। और वो बुड्ढन वैद भी मिलता है, बल्ला सोनी, ये 3 आदमी बताते, तीनों का उसमें जिक्र है। अकबई इस नाम के आदमी हुए। और एक लेडी थी चलती देवी तेलन, जो तेली जाति से थी, उसको बताते हैं भाई वो साफ़ सफाई के लिए जिस चौपाल में वो रहे वहाँ ड्यूटी लगाती थी, भाई आपने साफ़ सफाई करनी है, कपड़े वगैरह जो भी मेंटेनेंस है वो करना है। इन बिटवीन बाबा मस्तनाथ उसी दौर के संत हुए हैं, बहुत ही जो स्थलबोर में जो मठ, हाँ, जो स्थलबोर मठ है, इसके एक तरह से हम संस्थापक बोल सकते हैं उनको, आई पंथ में थे। तो ये वहाँ से गुजरे हैं, इनकी भेंट भी हुई है उनसे। तो इनसे भेंट के बाद भी उन्होंने कहा भी आप जो है ना साधु बन जाओ। तो फिर उन्होंने पेवा जाके और गरीबनाथ जी से दीक्षा ली सतनाथ पंथ में। तो नाथ पंथ में जो है ना 12 पंथ में सतनाथ पंथ का सबसे ऊंचा दर्जा होता है जी। तो इसलिए जब भी कोई वहाँ साधु जाता है किसी भी दूसरे नाथ पंथ का, वो गद्दी पे नहीं बैठते, वो नीचे बैठते हैं। इवन महंत सरियानाथ जी ने चुनाव लड़ा था 1967-68 में, ये भी वहाँ गए तो नीचे ही बैठे। मतलब जो पेहवा में जो गरीबनाथ है, सतनाथ, हाँ, वो सतनाथ पंथ से उनका जो नाथ संप्रदाय में ऊंचा दर्जा है। हाँ, इसमें क्या होता है जी, जैसे सतनाथ पंथ है, गंगानाथ पंथ है, पाव पंथ है, रावल पंथ है, आई पंथ है, इस प्रकार से 12 पंथ है। तो उन्हीं का जो साधु होगा, जैसे आई पंथ का जो साधु होगा उसमें आई आएगा पीछे, सुकराईनाथ, जताईनाथ, इस टाइप से ज़्यादा आते हैं। तो आपने जो सदाशिवराव भाऊ के बारे में, इतिहास के बारे में, आपने कोई पुणे में या महाराष्ट्र में गए हो आप? नहीं, पुणे में मैं गया था जी, मैं पुणे में गया था। ये शनिवार वाड़ा एक जगह है जो इनका किला होता था पेशवाओं का। तो वहाँ मेरी इनके जो पीए है बरकत जी, उनसे हुई, देख इतिहासकार भी उनके साथ थे। तो मैंने उनको बताया भी उनकी समाधि वहाँ पे है और महाराष्ट्र से काफ़ी आदमी वहाँ जाते भी हैं, तो आप एक बार वहाँ जाओ और मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने ये पूछा भी वो वहाँ क्यों रहे। तो मैंने कहा जी तो आपको भी पता है, आपके महाराष्ट्र के सभी कहते हैं भाई वो शपथ लेके गए थे कि आऊँगा तो मैं जीत के आऊँगा, नहीं तो मुँह नहीं दिखाऊंगा। तो मैं कहा हार होगी वहाँ, इसलिए उन्होंने मुँह नहीं दिखाया पुणे में, इसलिए वहाँ पे शरण ली। बोले बात तो आपकी सही है, तो फिर प्रूव कैसे करोगे? तो मैंने कहा जी आप ऐसा करो, हम अपने इतिहासकारों को बुला लेते हैं यहाँ पे, आप बताओ, दिन फिक्स कर लो, आप अपने इतिहासकारों को बुलाओ, हम अपने बुलाएंगे। या तो पुणे बुला लो, हम पुणे आ जाते हैं, या आप वहाँ जाओ, आप अपने इतिहासकारों का वो डेरा भी देखो, उसकी स्ट्रक्चर देखो, और आपने जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान गांव देगा। क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, पूरा गांव झूठ नहीं बोलता। फोक टेल मान्यता है अब तो काफी वहाँ पे, और मेला भी भरता है जी वहाँ पे। और दूसरा क्या, लड़ाई हुई है जी बाद में, ये 14 जनवरी को लड़ाई हुई, संक्रांति का दिन था। उसके फिर वो जनवरी में आए हैं एक हफ्ते बाद। उसके बाद से लेके ये महाराजा सूरजमल के अंडर में होता था उस वक्त, ये एरिया रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है भरतपुर, महाराजा भरतपुर के अंडर में होता था। और 1763 दिसंबर में उनकी डेथ होगी। तो उसके बाद ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर में नहीं रहा, लेकिन मराठा वसूली करते थे, यहाँ चौथ बोलते थे उसको, 25% जो ना चौथा हिस्सा वसूलते थे। तो जो ही महाराजा सूरजमल की मृत्यु 1763 में हुई है, उसके बाद से लगातार यहाँ जो है ना, जब वो कर वसूलने आते थे तो लोगों ने संघर्ष किया है। डिग्गल गांव ने संघर्ष किया है, सांगी गांव ने संघर्ष किया है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये फिर जो है 1792 में आके लगातार 1.25 महीने तक यहाँ जो है ना वो आए थे मल्हार, बापूजी मल्हार उनका नाम था, और गोपाल राव जी थे, 3-4 वहाँ मैन जो मराठा सेनापति थे वो आए थे। उन्होंने कहा भी टैक्स दो। तो वो आसन गांव से पहले उन्होंने शुरुआत करी, जैसे जब दिल्ली से आए हैं तो उन्होंने बोल दिया भाई हुड्डा हमारा चौधरी जो है सांगी है, अगर सांगी टैक्स दे देगा तो सारी हुड्डा खाप दे देगी। तो फिर सांगी में उन्होंने मैसेज भेजा तो गांव ने मना कर दिया, भाई टैक्स हम नहीं देंगे। तो ऐसा बताते हैं लोग, भाई जब गांव वालों के पास ये समस्या आई कि एक तो अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से टैक्स मांग रहे हैं, तो हम क्या करें। तो वो एक्चुअली वो तो योद्धा थे, तो उन्होंने रणनीति ये बताई, टैक्स मत दो, लड़ाई के लिए आप बोल दो भी हम लड़ेंगे।
तो गांव के चारों तरफ खाई खोदी गई। तो एक तो संघ की बसावट ऐसी है कि आप जिस भी डायरेक्शन से जाओगे पहले तालाब आता है और फिर खाई खोद दी। तो बाहर की जो सेना का प्रवेश अंदर इतनी आसानी से हुआ नहीं, तो उसमें चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा बनवा दिया और गांव में जितने भी आदमी थे इवन पूरी हुड्डा खाप के लोगों की 4 प्रकार कलर की ड्रेस बनवाई और बनिए बहुत तेजी सांगी में। 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी तो दिल्ली में शिफ्ट हो गया ज़्यादातर, उससे पहले बड़िए बहुत थे वहाँ। तो सब बड़ियों ने कहा भी कपड़ा हम दे देंगे और फटाफट सिलाई करवा के और सबको पहना दिया। अब वो जैसे एक गेट पे जाएं तो वही सैनिक खाकी ड्रेस में मिले, दूसरे गेट पे वो बाहर से गए, ये अंदर से ड्रेस चेंज करके नीली ड्रेस में चले गए, तीसरे गेट पे जाएं तो वो अलग ड्रेस में। अब उनको भय ये हो गया भाई यहाँ क्या है ऐसा कि यहाँ तो फौज बहुत है, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, बार बार घूमते रहे वो। फिर उन्होंने काफ़ी जो है ना मतलब तोप वगैरह भी छोड़ दी है। तो एक बाबा मेलनाथ का मंदिर है, वो है गंगानाथ पंथ का। जैसे भाऊ जी तो सत्यनाथ पंथ में दीक्षित थे, एक गंगानाथ पंथ का डेरा और भी है वहाँ। तो उसके बताते हैं जो कलश था मंदिर का, उस कलश से टकरा के वो तोप वापस वहीं गिर गई और फिर उनको पकड़ लिया गांव वालों ने। इसमें 700 आदमी घायल हुए हैं सवा महीने की लड़ाई में पूरी हुड्डा खाप के, लेकिन उसके बावजूद टैक्स नहीं दिया और हार के वापस। और जो फ्रांसीसी उस वक्त था मेन तोपची था, इन मराठाओं को जो तोप की शिक्षा दी आधुनिक वो मराठी ने दी है, डी बोईगे उनका नाम था। तो वो उसमें मौजूद थे जो तोप चलाने में। तो उन्होंने फिर समझौता करा ये गांव है, ये आपसे टूटेगा नहीं, आपका भी नुकसान होगा, इसलिए समझौता करके वापस चले गए। और उसी वक्त डिगल में भी ये घटना हुई, डिगल ने भी टैक्स नहीं दिया जी, अलावत खाप ने। तो अब जब हम देखते हैं ये जो एरिया है जैसे अलावत खाप का है या हुड्डा खाप का है, ये हमेशा सीधा दिल्ली के नियंत्रण में रहा है। अच्छा ये बताइए हुड्डा साहब, ये जो खाप है तो इसमें जो हुड्डा खाप आपने बताई, तो जब मराठों के साथ युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो ये खाली जाट जो हुड्डा गोत्र के जाट है उन्होंने लड़ाई लड़ी कि सभी जाति? नहीं, ऐसा है जी, देखो खाप में ये एक्चुअली क्या है, सर्वजातीय सर्व खाप होती है। इसमें सभी जाति के आते हैं। खाप का है ना, अभी आजकल लोगों को पता नहीं, एक्चुअली इसका पूरा नाम है सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत। किसी भी जाति में कोई संकट आएगा तो वो अब क्या है कि मान लो जाट बहुलता में तो जाट लीड करेगा। अभी हुड्डा खाप के जो तपे हैं, एक मोई हुड्डा तपा है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो तपेदार था, जो तपे का प्रमुख, वो पंडित गंगाराम था। अभी भी एक जींद में एक खाप है उसका पंडित है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं किसी भी जाति का प्रधान बना सकते हैं। आमतौर से जो कास्ट ज़्यादा बहुमत में होती है मोस्टली उसका बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अदर कास्ट के भी रहे। अभी पानीपत की इसी लड़ाई में जो सर्वजातीय सर्व खाप की पंचायत हुई सोरम गाँव में, अब इतिहास ये बताता है कि भी किसी ने भाव की मदद नहीं करी, लेकिन सर्व खाप पंचायत ने बाकायदा सोरम में पंचायत करके हर जाति के उसमें योद्धा भेजे। उसमें जिक्र है रोड कितने थे, वाल्मीकि कितने थे, जाट कितने थे, ब्राह्मण कितने थे। 20,000 में से लगभग 12,000 जाट थे। उसमें वाल्मीकि भी थे, ब्राह्मण भी थे, रोड भी थे, गुज्जर भी थे, सभी वाल्मीकि भी थे। और जो ये ब्रोना पंचायत हुई थी 1911 में, ये 102वीं पंचायत, इससे पहले 101 सर्व खाप की पंचायत हो चुकी हैं। कई पंचायतों के मल योद्धा जो सेनापति वाल्मीकि बने हैं, कईयों के जाट बने, कईयों के गुज्जर, इवन ब्राह्मण भी बने हैं। तो ये तो क्या है कि अब लोगों को जो ना उसकी पूरी गहराई तक पता नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा कहते हैं कि जो खापे बनी हुई है ये केवल जाटों की, नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। वो ना तो ये खाप के चौधरी समझा पा रहे और ना पब्लिक समझना चाह रही। एक्चुअली खाप का क्या है, खाप का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। खाप आज के टाइम में उस वक्त के हिसाब से एक आर्मी भी कह सकते हो आप, उसको जुडिशरी भी कह सकते हो। जैसे आर्मी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और फिर कर्नल, ब्रिगेडियर होके जनरल तक जाता है। इसमें ऐसे होता है, गांव इकाई होती है, फिर चौगामा, पचगामा, सतगामा, आठगामा, 12, फिर 12 के बाद फिर जैसे आएगा आपका 84 आएगी, फिर 360 आएगी, ठीक है जी, फिर सर्व खाप आएगी। तो सर्व खाप एक तरह से जनरल हो गया, सबका मिला के हो गया। और अगर हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं आपकी जुडिशरी की दृष्टि से, तो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका आ गया सेशन कोर्ट, फिर आ गया हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जी। तो ये उस पैटर्न पे बनाई कि भाई पहले फैसला गांव में करो, गांव में नहीं होता है तो फिर जैसे मान लो लोअर कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो आपका जो पंचगामा, सतगामा, आठगामा, 12 उसमें जाओ, उससे नहीं हल होता है तो फिर आप 24 या 84 में जाओ, 360 में जाओ, हाँ, फिर 360 में जाओ, वहाँ भी नहीं होता है तो फिर जो सर्व जाती है सर्व खाप वहाँ हो। और ये देखो कितना मतलब गजब की बात है, अपने खर्चे से लोग जाते हैं, ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। सर्व खाप के जो भी चौधरी होते हैं बेचारे अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपना खर्चा करते हैं और समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई ये देश बसे। पहले क्या था, देश लंबे समय तक गुलाम रहा, तो गुलाम रहा तो जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठता था वो या तो टैक्स वसूलता था या नाजायज तंग करता था लोगों को। उससे बचने के लिए लोगों ने ये संगठन बनाया, अब भाई कैसे रक्षा हो,
अब आप ये देखो, यहाँ कबीलाई लोग हैं, अब हुड्डा खाप के 12 गांव क्यों इकट्ठे बसे, एलावत भी इकट्ठी है, क्यों बसे ये, इसलिए उन्होंने संगठन बनाया। भाई कोई संकट हमारे ऊपर यदि आ गया तो सब लोग तुम इकट्ठे सब हो लोग, जाएंगे। तो उसमें 9, अब अगर संकट आएगा तो जाट पे भी आएगा, ब्राह्मण पे भी, नाई पे भी, धोबी तेली सब पे आएगा, वो एक जाति पे तो आएगा नहीं। तो फिर वो सब इकट्ठे होते थे, अगर हमारे ऊपर ये संकट आ गया, अब मान लो बाढ़ आ गई तो सबको नुकसान है, उसको अकाल पड़ गया तो सबको नुकसान है, तो फिर वो खापे फैसला करती थी, वो सब मानते थे उसको